नमस्कार। आज के व्याख्यान का विषय है छायावाद और छायावाद की परिस्थितियाँ। छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता श्री मुकुटधर पांडेय हैं। इन्होंने जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा में सन 1920 में हिंदी में छायावाद नामक लेख लिखा। इस निबंध में उन्होंने छायावाद की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया: वैयक्तिकता, स्वातंत्र्य, रहस्यवादिता, विचित्र प्रकाशन रीति, अस्पष्टता तथा छायावाद को भाव प्रकाशन का नया मार्ग बताया। हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1918 से सन 1936 तक का काल छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। इसमें लिखे काव्य का प्रवर्तन तथा विकास करने वाले कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। ये चारों साहित्यकार हिंदी संसार में छायावादी चतुष्टय के नाम से जाने जाते हैं। छायावाद का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं। प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं: कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरी के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। वे इस बात को और स्पष्ट करते हुए लिखते हैं: छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रकृति विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह अंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति की छाया कांतिमयी होती है। इससे स्पष्ट है कि प्रसाद जी की दृष्टि में दार्शनिकता, कल्पना प्रवणता, समर्थ प्रतीक योजना, स्वानुभूति का प्रसार, प्रकृति का सजीव चित्रण, युगानुरूप वेदना, लाक्षणिकता और उपचार वक्रता छायावाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार से प्रेम की व्यंजना करता है, तथा छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। इस शैली के भीतर किसी भी वस्तु या विषय का वर्णन किया जा सकता है। इस प्रकार शुक्ल जी ने छायावाद को रहस्यवाद तथा एक शैली विशेष के अर्थ में ग्रहण किया। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं, मानस अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या होनी चाहिए। इस व्याख्या में सूक्ष्म और व्यक्त इन अर्थ गंभीर शब्दों को अच्छी तरह से समझ लें। यदि वह सौंदर्य सूक्ष्म नहीं है, साकार होकर स्वतंत्र क्रियाशील है और किसी कथा या आख्यायिका का विषय बन गया है, तो हम उसे छायावाद के अंतर्गत नहीं ले सकेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी छायावाद का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहते हैं, छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था। यद्यपि उसमें नवीन शिक्षा के परिणाम होने के चिन्ह स्पष्ट हैं, तथापि वह केवल पाश्चात्य प्रभाव नहीं था। कवियों की भीतरी व्याकुलता ने नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया है। डॉक्टर नगेंद्र छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मानते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह छायावाद को भावोच्छ्वास प्रेरित स्वच्छंद कल्पना वैभव की वह स्वच्छंद प्रवृत्ति मानते हैं जो देश कालगत वैशिष्ट्य के साथ संसार की सभी जातियों के विभिन्न उत्थानशील युगों की आशा आकांक्षा में निरंतर व्यक्त होती रही। स्वच्छंदता की उस सामान्य भावधारा की विशेष अभिव्यक्ति का नाम ही हिंदी साहित्य में छायावाद पड़ा।
इस प्रकार प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमय रहस्यपरक सूक्ष्म अभिव्यंजना जिस काव्य में होती है उसे छायावाद कहा जाता है। छायावाद कालीन पृष्ठभूमि। छायावादी काव्य की पृष्ठभूमि में द्विवेदी युग में आए चहुमुखी परिवर्तन तथा तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और साहित्यिक परिस्थितियां हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति से पूर्व की परिस्थितियों ने छायावादी काव्य के लिए आधार भूमि तैयार की। राजनीतिक परिस्थितियां। सन 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध के कारण पुरानी मान्यताएं ढह रही थीं और नई मान्यताओं का विकास हो रहा था। उधर यूरोप में भी औद्योगिक क्रांति के कारण सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवाद पनप रहा था। भारत में स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथ में आ गया था। सत्याग्रह के द्वारा स्वाधीनता की लड़ाई प्रारंभ में कुछ निराशाजनक और विचित्र प्रतीत हुई। छायावादी काव्य में आए नैराश्य के मूल में राजनीतिक आंदोलनों की असफलता से उत्पन्न निराशा भी है। यह संपूर्ण छायावादी युग में स्वतंत्रता संघर्ष अपने पूरे जोरों पर रहा। फिर भी डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान का मत है कि यदि हमारा देश पराधीन न होता और हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता न रही होती तो भी आधुनिक औद्योगिक समाज पूंजीवाद का विकास होते ही काव्य में स्वच्छंदतावादी भावना और व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति मुखर हो। इसलिए छायावादी कविता राष्ट्रीय आंदोलन या जागृति का सीधा परिणाम नहीं, बल्कि पाश्चात्य अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप हमारे देश और समाज के बाहरी और भीतरी जीवन में प्रत्यक्ष और परोक्ष परिवर्तन हो रहे थे। उन्होंने जिस तरह सामूहिक व्यवहार और कर्म के क्षेत्र में राष्ट्र एकता की भावना जगाई और राष्ट्र संघर्ष को प्रेरणा दी, उसी तरह सांस्कृतिक क्षेत्र में उसने स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति को प्रेरणा दी। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि देश की प्राचीन संस्कृति और पाश्चात्य काव्य के प्रभावों को ग्रहण करती हुई छायावादी कविता राष्ट्रीय जागरण के क्रोध में पनपी और फूली फली। धार्मिक परिस्थितियाँ। छायावाद का चिंतन पक्ष अद्वैतवाद और सर्वात्मवाद से प्रभावित रहा। इस युग पर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, अरविंद, गांधी, टैगोर आदि महापुरुषों के विचारों का प्रभाव है। छायावादी कवियों ने धर्म के शाश्वत मूल्यों से प्रेरणा ग्रहण की। महादेवी वर्मा के शब्दों में छायावाद कवि धर्म के अध्यात्म से अधिक दर्शन के ब्रह्म का ऋणी है, जो मूर्त और अमूर्त विश्वों को मिलाकर पूर्णता पाता है। बुद्धि के सूक्ष्म धरातल पर कवि ने जीवन की अखंडता का साधन किया। हृदय की भावभूमि पर उसने प्रकृति में बिखरी सौंदर्य सत्ता की रहस्यमयी अनुभूति की और दोनों के एक साथ स्वानुभूति सुखों दुखों को मिलाकर एक ऐसी काव्य सृष्टि उपस्थित कर दी जो प्रकृतिवाद, हृदयवाद, अध्यात्मवाद, रहस्यवाद, छायावाद आदि अनेक नामों के भार को संभाल सके। सामाजिक परिस्थितियाँ। महात्मा गांधी ने अपने स्वाधीनता संग्राम के नेतृत्व में राजनीति को ही महत्व न देकर दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद आदि के सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम को भी निरंतर आगे बढ़ाया था। उन्होंने देश के पिछड़े और कमजोर वर्ग को ऊंचा उठाने का अभियान शुरू किया। अपमानित और उपेक्षित किसान, मजदूर, पर्दे और अशिक्षा से पीड़ित नारियां गांधी जी के समाज जागृति आंदोलन का हिस्सा बने। युवा वर्ग व्यक्तिवाद के प्रभाव में आया। उनकी वैयक्तिकता के कारण पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण भी था। नई पीढ़ी सड़ी गली सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने के लिए बेताब थी, इसलिए उनमें पुरातन पीढ़ी से द्वंद्व प्रारंभ हुआ। नई शिक्षा पद्धति ने भी जीवन में नए भावबोध और मूल्यों को जागृत किया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से भारत का युवा वर्ग अपनी संस्कृति और परंपराओं से कटा भी। साहित्यिक परिस्थितियाँ। जीवन की मान्यताओं और मानदंडों में परिवर्तन के साथ ही साहित्य भी बदल रहा था। आचार, विचार, विश्वास, पुरानी मान्यताएं अपना स्थान
स्थान छोड़ रहे थे और नए संस्कार उपस्थित हो रहे थे। साहित्य में धर्म की विजय या सुखपूर्ण फल की प्राप्ति लक्ष्य नहीं रह गया था। अंग्रेजी के वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शैली आदि रोमांटिक कवियों के स्वच्छंदतावाद ने हिंदी साहित्य को प्रभावित किया। रूढ़ि विरोधी, मानवतापरक, दृष्टिकोण युक्त, उदात्त जीवन शैली पूरित साहित्य लिखा जाने लगा। धन्यवाद।